जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी BA थर्ड ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर 1 यूनिट 1 की लास्ट कवि हैं जॉन कीट्स। जॉन कीट्स की जो कविता आपके प्रिस्क्राइब्ड है वो है ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम पढ़ने से पहले हम जॉन कीट्स के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। जॉन कीट्स वॉज बॉर्न इन लंदन इन 1795। 1795 में जॉन कीट्स का जन्म हुआ। एज ए स्टूडेंट ही वॉज इंस्पायर्ड बाई चार्ल्स काउडन क्लार्क। जब वो एक स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, तो चार्ल्स काउडन क्लार्क नाम के उनके टीचर ने उनको बहुत सारे कवियों के बारे में बताया, बहुत सारे कविताओं के बारे में बताया, और जॉन कीट्स का जो इंटरेस्ट था वो कविता में बढ़ता चला गया। अब उनके लाइफ में एक ट्रेजिडी हुई। उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, वो ऑर्फन हो गए, और 14 साल की छोटी सी उम्र में वो अकेले हो गए। तो उनको स्कूल से निकाल लिया गया और उनको एपोथेकेरी एक तरीके का एक स्टडी होती है जिसमें आप दवाइयाँ बनाते हैं और बेचते हैं, यानी मेडिसिन से रिलेटेड दुनिया में डाल दिया गया। अब दिल से तो वो कवि थे, तो उन्होंने क्या किया, सारा कर लिया, उनको डिग्री मिल गई और उसके बाद उन्होंने इस प्रोफेशन को छोड़ दिया और टोटली अपने आप को कविता में डिवोट कर दिया। He abandoned this profession and devoted himself fully to poetry। और टोटल कविताओं के बारे में ही उनका जीवन जो था वो लगा दिया। His poetic development was rapid and his career as a poet began in 1816। अब उनकी जो कविताएं थी, कविता लिखना, कविता सोचना, वो डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ा, क्योंकि ये वो दिल से चाहते थे। जब हम कोई चीज़ दिल से चाहते हैं तो उसमें हमको इंटरेस्ट आता है और हम उसमें बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं। और उनका जो कवि के रूप में जो करियर था वो 1816 में आगे बढ़ा। नेक्स्ट स्लाइड। कीट्स हैड टू एंड्योर मेनी डोमेस्टिक वरीज। कीट्स का जीवन बहुत आसान जीवन नहीं था। उनके जीवन में बहुत सारी घरेलू परेशानियां थी और सबसे पहले उन्होंने अपने छोटे भाई को टीबी, ट्यूबरक्लोसिस उस ज़माने में बहुत होती थी और उसका विशेष इलाज नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग बहुत ठंडे प्रदेश में रहते थे, तो यहाँ पे इसका इलाज और ज़्यादा मुश्किल हो जाता था और इस वजह से उन्होंने अपने छोटे भाई को खोया। उससे वो बहुत द्रवित हुए। उसके बाद उनको प्यार हुआ, लेकिन पैसा ही नहीं था, इतनी पॉवर्टी थी कि वो विवाह नहीं कर पाए। 1820 में उनको स्वयं को ट्यूबरकुलोसिस हो गया। अब ये एक बहुत बड़ा वज्रपात था और करियर उनका शुरू हुआ था, कविताएं छपनी शुरू हुई थी, लेकिन उनको भी इस बीमारी ने घेर लिया। फिर गर्म क्लाइमेट की सर्च के अंदर टू फाइंड वार्म क्लाइमेट वो इटली चले गए और वहाँ पे उन्होंने 1819 में ये जो कविता आपके प्रिस्क्राइब्ड टू ऑटम, इसको लिखा। कीट्स को ऑटम सीजन, कीट्स फाउंड द ऑटम सीजन एक्सेप्शनली स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग का मतलब उनको बहुत प्रेरणा देता था। ऑटम जो है थोड़ा गर्म होता है, आपको जैसे पहले बताया, विदेश के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड होती है और इस ठंडे मौसम में लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। एक लिमिट तक ठंड अच्छी लगती है, जैसे हम लोग इंडिया में गर्म मौसम से बहुत परेशान हो जाते हैं और हमको ठंड अच्छी लगती है, लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा लंबा पीरियड ठंड का होता है कि वो इंतज़ार करते हैं कि कब गर्म मौसम आएगा। लेकिन कीट्स को ये ऑटम सीज़न बहुत स्टिमुलेटिंग लगता था, उनको लगता था कि इससे उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। और he looked upon autumn primarily as a season of harvest and fulfillment rather than an harbinger of winter and death। अब ऑटम जो है, ऑटम विंटर के पहले आता है। अब विंटर जो मैंने आपको बताया वेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, तो ऑटम आता है विंटर के जस्ट पहले। तो कीट्स ये सोचते थे कि चलो हम ऑटम तो एंजॉय करें, क्योंकि इस ऑटम के सीज़न में फसलें कटती हैं, हार्वेस्ट होता है, खूब सारे फल फ्रूट हर चीज़ अवेलेबल होते हैं, तो हम ये क्यों माने कि इसके बाद विंटर आने वाली है। विंटर को क्या मानते हैं कि विंटर आया और मौत यानी डेथ, परेशानी, दुख, ये सब आएगा। लेकिन कीट्स कहते थे कि नहीं, ऑटम को एंजॉय करो, विंटर आएगा जब देखी जाएगी। तो उनके अंदर एक, जिसको कहते हैं, बहुत पॉजिटिव फीलिंग थी और वो ऑटम सीज़न को बहुत पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने ऑटम के ऊपर एक पूरी कविता डेडिकेट की।